Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is chemical kinetics. Guys, chemical kinetics हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारा थर्ड टॉपिक डिस्कस होने वाला है. चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी, अब के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं. हैव अ लुक गाइस. अगर बात करें अपने प्रीवियस सेशंस की जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी फीजिबिलिटी का पता लगाती हैं, और साथ में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके रेट को डिटरमाइन करने में एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था. बात करें लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो कि आपके रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटालिस्ट हो गया. ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था. ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे. तो मैं एक बार बता देती हूँ कि आपकी क्या क्या चीजें थी. फैक्टर, अगर बात करें कि फैक्टर किस किस पे अफेक्ट करता है, तो डिपेंड करता है सबसे पहले आपके कॉन्सेंट्रेशन पर. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो आपके रिएक्शन की रेट आपकी चेंज होगी. साथ में सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट के नेचर पर, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नेक्स्ट है कैटालिस्ट एंड टेम्परेचर. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. साथ में गाइस इसी पॉइंट में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ में मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ा था. अब चलिए बात कर लेते हैं अबाउट इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, यानी जितनी भी आपकी इंटीग्रेटेड पार्ट है रेट इक्वेशन का, किस तरह से आप उसको डेराइव करोगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ रिएक्शंस के लिए. तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डिस्कस करने वाले हैं. आने वाले सेशन में टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे. छोटा सा पार्ट है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आपके रिएक्टेंट्स के कोलिजन पर हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन का सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का कंसंट्रेशन पता चलता है, यानी कि कितना स्लो या फिर कितना स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा तो आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा. ये आपका कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन को के बारे में बताता है. नेक्स्ट है जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे. अब गाइस बिना टाइम को बर्बाद किए हुए चलो चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की तरफ. व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? द कंसंट्रेशन डिपेंड ऑफ रेट. जो आपकी कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्टेंट की, किसी भी सबस्ट्रेट की या फिर बनने वाले प्रोडक्ट की, किस पर डिपेंड करती है? आपके रेट पर डिपेंड करती है कि आपके रिएक्शन की रेट है क्या है. ये आपका पूरी तरीके से कंसंट्रेशन डिपेंडेंस होता है. और गाइस इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. ध्यान है स्टार्टिंग में हम लोग लिखते थे डी आर ओवर डी टी. क्या लिखते थे? डी आर ओवर डी टी, है ना, यही तो लिखते थे. और ये आपके किसके इक्वल होता था? के डी आर नॉट के इक्वल होता था. ध्यान आ रहा है? तो बस यही हमको अब अपने डिफरेंशियल फेजेस में लिखेंगे. अगर रिएक्टेंट की बात आएगी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, वहीं पर अगर प्रोडक्ट की बात आएगी तो ये आपका प्रोडक्ट में पॉजिटिव में चला जाएगा. राइट? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में आपका क्वांटिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, प्रोडक्ट में टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट है इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट. अचानक से या फिर इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी आपके पॉइंट पर डिटरमाइन करना मतलब हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता, एज इट इज मेजर्ड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट. जैसे कि अगर हम मेजर करें स्लोप ऑफ टेंजेंट का, जैसे ग्राफ आपने ग्राफ बनाया, राइट, जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस
सेक्शन को जब आप रिकॉग्नाइज करोगे या फिर निकालोगे, अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, राइट, तो इस सेक्शन का जो आप डी सेक्शन को जो निकालोगे, स्मॉल पॉइंट को निकालोगे, किसके करस्पॉन्डिंग, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो आपका जो मेजरमेंट आएगा वो आपके रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा। अब गाइस देखो इन दोनों को मेरी तरफ से, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ध्यान है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये है आपका टाइम, तो मान लो टाइम t1 है, टाइम t2 है, टाइम t3 है, टाइम t4 है, टाइम t5 है। तो अगर टाइम आपका t1 है, प्रोडक्ट आपका 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, पूरा खत्म हो गया, तो t1 टाइम पर आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा 0, t2 टाइम पर आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा 1, t3 टाइम पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा 2, t4 टाइम पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा 3, t5 टाइम पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा 4। तो आपने क्या देखा, t5 टाइम पर आपका जो रिएक्टेंट था पूरा खत्म हो गया और ये पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जबकि t1 टाइम पे आपका रिएक्टेंट पूरा का पूरा था और आपका जो प्रोडक्ट था वो 0 था। यानी कि गाइस अब आप इधर देखो जरा, हमने टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए ग्राफ खींचा, क्या किया, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए ग्राफ खींचा, तो हम लिख दे रहे हैं t1 t2 t3 t4। अब यहाँ पर देखो आप, ये है आपका 0 मतलब पॉइंट 0 1 2 3 4 5, राइट, यही तो है। तो देखो t1 टाइम पर आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना है, 4 है, t1 टाइम पर रिएक्टेंट आपका 4 है, t2 टाइम पर रिएक्टेंट आपका 3 है, t2 टाइम पर 3 है, ठीक है, इस पर आपका 2 है, t1 पर आपका 1 है और इस पे आपका 0 है। तो गाइस आप देख पा रहे हो आपका जो ग्राफ जा रहा है वो कैसा जा रहा है, स्लोप में जा रहा है, किसमें जा रहा है, स्लोप में जा रहा है। तो अगर मैं इसके एक सेक्शन को उठाऊं, मतलब 2 से 3 के बीच का सेक्शन रिएक्टेंट के 2 से 3 के बीच का सेक्शन उठाया और उसका टेंजेंट निकाला स्लोप का, तो गाइस इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो रिएक्शन रेट एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तो आपका जो रेट एवरेज आएगा गाइस वो आएगा डेल्टा dr ओवर dt, है ना, क्या आएगा dr ओवर dt। अब देखो 2 से 3 के बीच में है ना, तो क्या लिखोगे, r3 माइनस r2 अपॉन डेल्टा, राइट, ठीक है। अब बात करें हम इस स्लोप की कि आपका जो स्लोप होगा यानी r इंस्टेंटेनियस जो होगा वो आपका क्या आएगा, तो गाइस वो आ जाएगा dr ओवर d, क्लियर। और ये आपका क्या है, ये आपका स्लोप है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने इसको निगेटिव से शो कर दिया। तो बस यही चीज आपको इस वाले ग्राफ में शो की गई है, देख पा रहे हो आप क्या हुआ है, ये आपका ग्राफ जा रहा है, आर एवरेज आपका कितना आया, डेल्टा डी आर ओवर डी टी, यानी R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1, है ना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, क्योंकि डेल्टा टी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं स्लोप की, ये जो आपका स्लोप आ रहा है, तो R इंस्टेंटेनियस आपका क्या आएगा, माइनस डी आर ओवर डी टी इजकल टू माइनस स्लोप, क्लियर। नेक्स्ट अब सेकंड ग्राफ देख लेते हैं गाइस, सेकंड ग्राफ है आपका प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए है, सेकंड ग्राफ है आपका प्रोडक्ट के लिए, जिसमें T1 T2 T3 T4 T5 आपके ग्राफ है ना। अब देखो प्रोडक्ट आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो प्रोडक्ट आपका 0 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो T1 पर आपका जो सेक्शन था वो तो 0 था, यानी कि 0 पे मैंने बिंदी लगा दी। अब देखो T2 पर आपका 1 पर था, T3 पर आपका 2 पर था, T4 पर आपका 3 पर था, T5 पर आपका 4 पर था और आगे ऐसे कर, राइट। तो आप क्या देख पा रहे हो घुमा फिरा के कि ये आपका एक स्लोप जाएगा, ये प्रॉपर बना नहीं है बट अगर आप देखोगे जब इसे ग्राफिकली प्रॉपर बनाओगे तो ये एक स्लोप जाएगा, है ना। और ये जो स्लोप है इसके एक टेंजेंट को अगर हम निकालें एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो गाइज आ जाएगा आर एवरेज इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, है ना। अब यहीं पर मैं बात कर लूं आपके स्लोप की,
किसकी, आर इंस्टेंटेनियस की, आर इंस्टेंटेनियस की बात कर लूं तो यही आपका हो जाएगा dp ओवर dt। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रेट लॉ। और ये गाइस आपका क्या कर रहा है, रेट लॉ को निकालने में आपकी हेल्प कर रहा है, बट कभी कभी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, हैंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका कारण है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, अगर हम इस ऑर्डर की डिफिकल्टी को अवॉइड करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिफरेंशिएटेड पार्ट का इंटीग्रल करना पड़ेगा। वी कैन इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जो हमारी पिछली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आई, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो गिव अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो आपके डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल डाटा को मेजर करने में आपकी हेल्प करेगी। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट, जो कि आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टाइम पर और वर्सेस रेट कांस्टेंट के बीच में आपका डाटा जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। जैसे कि द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंशिएट फॉर द रिएक्शन टू डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर, आपकी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑर्डर, तो इन सभी के लिए जो आपका ऑर्डर आएगा, फिर रेट आएगा, उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो गाइस आपका रिलेशन आ जाएगा किसमें, डी एंड आपके कांस्टेंट में। We shall determine these equation only for zero and first order chemical reaction। तो चलो अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिएक्शन है। पहली है हमारी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गाइस जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका रेट और प्रोडक्ट जब बन रहा है तो कितने आपके ऑर्डर, मतलब कितने आपके सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना। यानी जो आपका रिएक्शन का रेट है वो कितने सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ऑर्डर होता है। अगर एक पर करेगा तो एक, जीरो पर करेगा तो जीरो, दो पे करेगा तो दो, सही है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स क्या हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो आपकी रिएक्शन की रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल है, किसके, रिएक्टेंट के। इसका मतलब ये हुआ जो आपका रिएक्टेंट है डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट में बदला। इसका कंसीडर द रिएक्शन आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट मींस इसका रेट क्या होगा, dr ओवर dt, क्योंकि आपका रिएक्टेंट खत्म हो रहा है इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। अब गाइस ये आपका किसके बराबर जाएगा, के आर नॉट के, किसके, के आर नॉट के। नेक्स्ट देखो, एट एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर जीरो इज यूनिटी। किसी क्वांटिटी पर जब आपकी पावर यूनिटी हो जाती है, जीरो से यूनिटी हो जाती है, तो गाइस आपका रेट की वैल्यू क्या होती है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी, यानी कि के मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है, तो गाइस अगर आपका ये मल्टीप्लाई बाय वन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू के डी टी, क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब देखो हमने इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो गाइस ये डी आपका हट जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू, अब ये डी फिर से हटा, ठीक है, और ये आ गया टी वन। अब समझो ये डी हटा क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू हो गई वन, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आ गया आर इज इक्वल टू के टी प्लस वन। जितने बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये सेक्शन आपका पूरी तरीके से मैथमेटिक्स बेस्ड है, और मैथमेटिक्स बेस्ड है तो इतना भी बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, बस कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अगर उनको, आपको वो फॉर्मूले ध्यान है तो आप आसानी से इनको कर ले जाओगे, राइट। वेयर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका आई है क्या है, ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है। क्या होता है इंटीग्रल कांस्टेंट, कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, तो ये सी भी आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। नेक्स्ट, एट टी इज इक्वल टू जीरो, अगर गाइज आपको टाइम जीरो दे दिया जाए कि एक टी इज इक्वल टू जीरो पर जो आपके रिएक्टेंट आर है उसका कॉन्सेंट्रेशन, आपका रिएक्टेंट आर नॉट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमको दिया गया है, क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
जो कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट का। यानी कि हम क्या करेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई में आप वैल्यू को पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस के टी की जगह 0 और प्लस आई। यानी कि आपका जो इंटीग्रल कांस्टेंट है वो आपके इनिशियल टाइम में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। तो आर नॉट इज इक्वल टू आई हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन द इक्वेशन, अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू आपकी आई है इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे, किस वाली में, इस इक्वेशन में। तो यानी r इज इक्वल टू माइनस के टी आर नॉट, ठीक है, r इज इक्वल टू माइनस के टी आर नॉट। तो गाइस जो आपकी रिएक्शन आई है कंपेयर करने पर r इज इक्वल टू माइनस के टी आर नॉट विद द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करने पर हम क्या देखेंगे कि जो आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे r और t के बीच में तो गाइस ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा विद रेस्पेक्ट टू स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू आर नॉट। जो आपका स्लोप है उसकी वैल्यू आपके के माइनस के बराबर होगी और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू आपकी आर नॉट के बराबर होगी। फर्दर सिंप्लीफाई अबव इक्वेशन वी गेट द रेट कांस्टेंट के। अब हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट के निकल कर आएगा और के की वैल्यू क्या आएगी, निकाल लो आसानी से, कितनी आसान है निकालना। के की वैल्यू आपका है r और r माइनस आर नॉट अपॉन आपका आ जाएगा t, राइट। अब ये माइनस में है तो हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस r अपॉन t। अब देखो ये और ये सेम है ना, बस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब गाइस ये जो पीछे मैंने बातें बताई आपको कि हमने इसका एक स्लोप खींचा, किसके बीच में, आपके रिएक्टेंट और टाइम के बीच में हमने स्लोप खींचा तो ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो बस टाइम और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में खींचा गया स्लोप हमारा ये आया, स्ट्रेट लाइन आया। और यहाँ पर आपका के क्या है, ये आपका स्लोप है, क्या शो कर रहा है, स्लोप शो कर रहा है। वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसके लिए ये, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन। जो आपकी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो रिलेटिवली मतलब जनरली आपकी अनकॉमन होती है, बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। बट जो आपकी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ये कुछ अंडर स्पेशल कंडीशन होती है। सम एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शंस, कुछ आपकी एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन एंड रिएक्शन विच अकर ऑन मेटल सरफेस, वो रिएक्शन जो कि आपके मेटेलिक सरफेस पर होती हैं, आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी दो रिएक्शन जैसे कि आपकी एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन और दूसरी जो मेटल सरफेस पर रिएक्शंस होती हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस, अगर आप गैसियस अमोनिया को हॉट प्लैटिनम सरफेस पर हाई टेम्परेचर पर फ्लो करते हो, प्रवाहित करते हो, तो आपका N2 और 3H2 बनता है, क्या बनता है, N2 और 3H2 बनता है। तो गाइस दिस इज योर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसके में रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके ट्वाइस NH3 की जीरो पर मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन जीरो पर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से ये आपकी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, आपके दिमाग में आएगी कि मैम यहाँ पर आपने आगे 2 लिखा है तो आपने पावर पे 2 क्यों नहीं चढ़ाया, क्योंकि हम तो नॉर्मली ये चढ़ाते हैं। गाइस कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें हमारी जो बैलेंस रिएक्शन का कोफिशिएंट होता है और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा का डेटा होता है उससे आपका डिफरेंस आता है, मतलब उससे डिफरेंट आता है। तो बस यहाँ पर आपको जो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगाया है वो आपका रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन रेट है वो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा से 0 है, इसी वजह से के आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0 की इक्वल होगा, इसी वजह से जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम एक्ट एज कैटालिस्ट, इसमें आपका प्लेटिनम सरफेस जो है वो एज अ कैटालिस्ट बिहेव कर रहा है एट हाई टेम्परेचर
मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल। हाई टेम्परेचर पर जो आपकी गैस है वो मेटल सरफेस पर सैचुरेट हो जाती है, सो द फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल। और इसी वजह से जो आपकी फर्दर रिएक्शन में चेंजेस हैं वो आपके अनेबल हो जाते हैं टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस। कैटलिस्ट मेकिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। जो आपका रिएक्शन है का रेट है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आपका थर्मल डीकम्पोजिशन है HI का या किस पर, गोल्ड सरफेस के ऊपर, ये भी आपके जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गाइस व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हैव अ लुक। देखो जब हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इस क्लास में आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके रिएक्शन के फर्स्ट पावर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। यानी कि जो आपका रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की सिंगल पावर की। इसका मतलब एग्जांपल के लिए आर की अगर मान लो यहाँ पर 1 है तो आपका किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट 1 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इसका एग्जांपल बना। तो गाइस अगर इसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखे तो क्या होगा? ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पर आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइन इजीली। कैसे डिटरमाइन करोगे? हैव अ लुक। अगर गाइस यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू r नॉट दिया है, जहाँ पर r क्या है? आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, तो आपकी रिएक्शन कैसे लिखी जा सकती है? ln r नॉट इज इक्वल टू k0 प्लस आई है ना, और r नॉट आपका किसके बराबर हो जाएगा? i के इक्वल हो जाएगा, और ये i क्या है? आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i इन द इक्वेशन। अब हमने क्या किया? i की जो ln i वैल्यू आई ना, इसको हमने पुट कर दिया, यानी कि ln r इज इक्वल टू माइनस के टी ln r नॉट। तो गाइस रीअरेंज करने पर आपकी इक्वेशन क्या आई? ln r ओवर r नॉट इज इक्वल टू के टी, राइट। तो अगर मैं इससे k की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? 1 ओवर t ln r ओवर r नॉट ओवर r। नेक्स्ट, अब एक टाइम t1 पर ये इक्वेशन क्या बनेगी? तो t इज इक्वल टू t1 लगा देंगे, तो ln r1 इज इक्वल टू माइनस के t1 ln r नॉट। ऐसे टाइम t2 के लिए ln r2 is equal to minus k t2 ln r0 ln r नॉट, वेयर r1 और r2 क्या है? गाइस ये आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। कब? एट टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। t1 t2 टाइम पर आपकी ये कॉन्सेंट्रेशन है। सब्सट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन, अगर हम अबव इक्वेशंस को माइनस कर दें, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, तो गाइस क्या आएगा? ln r1 माइनस ln r2 is equal to माइनस के t1 माइनस के t2, यानी कि ln r1 ओवर r2 क्या आ जाएगा? के t2 माइनस t1। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ओवर t2 माइनस t1 ln r1 ओवर r2। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन कैन बी आल्सो रिटन एज, कैसे? ln r ओवर r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। तो अगर हम इसका ln का साइन हटाना है तो एंटी लॉग ले लेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू r नॉट e की पावर के टी माइनस के टी, राइट। तो r इज इक्वल टू r नॉट e की पावर के टी हो जाएगा। क्लियर? अब देखो कंपेयर करेंगे इसको हम y इज इक्वल टू mx से। तो गाइस जब इसे आप y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे? जो आपका ln r है, किसके अगेंस्ट t हम ग्राफ खींचेंगे, वी प्लॉट ग्राफ अगेंस्ट r ln r एंड t, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, और k हमारा क्या होगा? ये स्लोप होगा जो कि इंटरसेप्ट सेक्शन को शो करेगा, जो कि आपके r नॉट के इक्वल होगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पीछे देखो, पीछे हम लोगों ने निकाला था c देयर, राइट। तो बस अब देखो, तो गाइज हमारे क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन आ गया जब आपने टाइम और ln के बीच में, ln r के बीच में ग्राफ खींचा। अब इसी ग्राफ को log r के लिए खींचेंगे तो क्या होगा? तो log r ओवर r, यानी कि दिस पार्ट, इस पार्ट के लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो आने वाला स्लोप आपके सेंटर से चलकर, है ना, सेंटर पॉइंट से चलकर स्ट्रेट लाइन जाएगा
और इसका स्लोप होगा k ओवर 2.303। क्यों? क्योंकि आपने एंटी लॉग ले लिया। तो हमारा k की वैल्यू क्या आएगी, रेट इक्वेशन क्या आएगी, ऑर्डर इक्वेशन क्या ऑर्डर रेट इक्वेशन आएगी k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट ओवर r। क्यों? log को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम log r नॉट ओवर r की वैल्यू निकालेंगे तो गाइस क्या आएगी, kt ओवर 2.303। वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन log r नॉट ओवर r और साथ में t, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो गाइस आने वाला स्लोप k ओवर 2.303 होगा। वहीं पे अगर हाइड्रोजनेशन की बात करें, इथेन के हाइड्रोजनेशन की बात करें, तो गाइस ये आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है या फिर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है या फिर एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, जो कि आपका क्या है, इथेन। तो यस, रेट आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेन के इक्वल। All natural and artificial radioactive decay unstable nuclei, जितने भी आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो आपके कैसे हैं, अनस्टेबल होते हैं। और ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को शो करते हैं। कैसे? हमारा जो जैसे रेडॉन का आपका डिसोसिएशन जब हो रहा है, फिर डीके जब हो रहा है, तो ये He और Rn बना रहा है ना, आइसोटोप बन रहा है Rn का, तो Ra का सॉरी Ra आपका Rn में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, ये आपके आइसोटोप्स हैं। ये आपका Ra क्या है, ये अपने मूल स्टेट में है। ये आपका क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है। एक नाभिक यानी एक न्यूक्लियस किसका, हीलियम का, और दूसरा आपका रेडॉन का एक न्यूक्लियस बना रहा है। तो अब आप एक चीज देखो, हमारा जो पूरी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर। तो यस, एक सबस्ट्रेट पर एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो आपकी रेट होगी वो किसके इक्वल होगी, Ra के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। Decomposition of N2O5 and N2O are some example of first order of reaction। जो आपके N2O5 है और जो आपका N2 है, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। Let us consider a typical first order phase reaction। तो गाइस क्या होगी, जो आपका A है वो आपका Bg और Cg में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका P1 क्या होगा, ये आपका इनिशियल प्रेशर किस पर, A पर, और P1 आपका टोटल प्रेशर होगा किस पर, P आपका टोटल प्रेशर होगा एट टाइम T। तो अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन इसकी निकाली जाए तो गाइस टोटल प्रेशर आपका किसके बराबर जाएगा, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pv प्लस Pc के आपके इक्वल आ जाएगा। तो गाइस इसको चलो इससे समझते हैं। एक आपका A रिएक्टेंट B और C में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनिशियल में कुछ भी आपका प्रेशर में चेंज नहीं था। एक टाइम के बाद आपका X चेंज आया प्रेशर में, यानी कि जो आपका Pi था वो आपका इनिशियल प्रेशर था किस पर, T इक्वल टू 0 पर। तो यानी कि गाइस अगर हम Pt टोटल प्रेशर की बात करें वो किसके बराबर जाएगा, Pi माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स, मतलब T अगर ये से ये कट गया तो Pi प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई Pt माइनस Pi। अब गाइस Pa आपके किसके बराबर हो जाएगा, Pi माइनस एक्स की हो जाएगा। तो यानी कि अगर x की वैल्यू हम पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, Pi माइनस Pt माइनस Pi। अब देखो इन्हें हम ऐड कर देंगे, यानी कि P आ जाएगा 2Pi माइनस Pt के। तो गाइस K आपका क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T log Pi माइनस Pa। ठीक है, और गाइस इसे अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करने पर 2.303 अपॉन T log Pi ओवर 2Pi माइनस Pi। नेक्स्ट देखो, द हाफ सेल ऑफ अ रिएक्शन। अब हम हाफ लाइफ सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, अ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन is the time in which concentration of reactant is reduced as to 1/2 of its initial concentration। कि जो इसका concentration है वो 1/2 हो जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो concentration है रिएक्टेंट का वो अगर हाफ हो जाता है तो उसे किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ बोलते हैं, और इसे हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस अगर हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए आपके के की वैल्यू होती है आर नॉट माइनस आर अपॉन 0, यानी कि अगर टी की वैल्यू टी हाफ रख दें तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी हाफ आर नॉट। क्या आ जाएगी, हाफ आर नॉट आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आर नॉट हाफ आर नॉट ओवर टी हाफ।
यानी कि टी हाफ आपके आर नॉट ओवर टी के 2k के बराबर होगा। It is clear that for zero order of reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant। जो आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करें हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की, तो क्या होगा? हमें पता है कि आपके फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 2.303 अपॉन टी लॉग आर ओवर आर नॉट ओवर आर। अब इसमें जब आप टी हाफ रखोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू आर नॉट बाय 2। नेक्स्ट, अब देखो दो इक्वेशंस हमारी आ गई। अगर गाइस इनकी वैल्यूज को पुट करें तो टी की जगह टी हाफ रखते जाएंगे, ठीक है, और आर नॉट की जगह पे आर की जगह आर नॉट, तो क्या आ जाएगा? आपकी इक्वेशन आ जाएगी के इक्वल टू 2.303 टी नॉट लॉग आर नॉट ओवर आर बाय 2। अब देखो यहाँ से हमने टी हाफ की वैल्यू निकाल ली है ना, आ गई, ये हमारा कट पिट गया, रह गया log 2। तो log 2 की वैल्यू हमने रख दी 2.301। तो आपकी टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? 0.693 ओवर के। क्लियर? और ये आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट, इट कैन बी सीन दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन half life period is constant, that is it is independent of the initial concentration of reacting species। देखो जो आपका हाफ लाइफ पीरियड आया वो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट आया। इसका मतलब ये है कि वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन इज रेडिली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। इसे आप रेट कांस्टेंट के थ्रू या फिर आप हाफ लाइफ के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। बात करें हाइड्रोलिसिस की, किसके? एथिल एसीटेट के, जो कि आपके केमिकल रिएक्शन रखता है किसके बीच में? एथिल एसीटेट और वाटर के बीच में। तो गाइस ये आपकी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और साथ में अगर बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है, एथिल एसीटेट पर भी और वाटर पर भी डिपेंड करता है, राइट? इसीलिए से हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। बट द वाटर टेकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या है आपका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से concentration of water is not altered much during the reaction। इसी वजह से जो आपका concentration है वाटर का वो आपका during reaction कम अल्टर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रिएक्शन के रेट है वो आपके एक सिंगल एथिल एसीटेट से ही अफेक्ट होगी। एग्जांपल के लिए गाइस, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.0 m मोल एथिल एसीटेट, अगर आप 0.01 मोल एथिल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो जो आपका रिएक्टेंट का अमाउंट है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो आपकी कंप्लीशन रिएक्शन आएगी वो किस तरीके से आएगी? ये रही आपकी रिएक्शन, देख पा रहे हो, एथिल एसीटेट आपका वाटर से रिएक्शन कर रहा है और आपको एसिड और अल्कोहल बना रहा है। तो T इक्वल टू 0 पर क्या हुआ? आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना, रिएक्टेंट कंप्लीट रहा। एट टाइम T आपका कंप्लीट एथिल एसीटेट और पॉइंट लगभग कंप्लीट अमाउंट ऑफ दिस वाटर will change in the product, it means it will convert it into acid and alcohol too। concentration of water does not get altered much during the course of reaction, so the reaction behaves first order। और इसी वजह से हमारा वाटर किसकी तरह concentration में काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपका एक ही काउंट होगा, इसी वजह से इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। अब गाइस इसी के लिए आपके सामने एक एग्जांपल है केन शुगर का, ठीक है। केन शुगर में क्या है? दिस इज कॉल्ड pseudo फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, जिसमें केन शुगर वाटर से रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। और ये आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, इसीलिए से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रिएक्शन रेट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, यानी कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और साथ में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग कुछ और बेहतर। तब तक के लिए आपको क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, चैनल को फॉलो करना है और प्लेलिस्ट को वॉच करना है। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स।